Now let us study some applications of uniform circular motion in our day-to-day life. So the first application that we'll be studying today is about a vehicle along a horizontal circular track. So when a vehicle is moving on a horizontal circular track, it is actually performing uniform circular motion. So it requires centripetal force. तो अगर एक गाड़ी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे मूव करती है तो वो असल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. कंसीडर कि r is the radius of the circular track, g is acceleration due to gravity, mu s is the coefficient of friction. Then the forces that are acting on the vehicle are, the first one is its weight mg of the vehicle vertically downwards. Second is the normal reaction acting vertically upwards. Now in this case, the normal reaction balances the weight of the vehicle. तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो व्हीकल है इसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. उसका वेट mg जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स. क्योंकि कोई वर्टिकल मोमेंट नहीं है व्हीकल में, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस द वेट. वर्टिकल कोई भी मोमेंट नहीं है गाड़ी का, इसीलिए वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg. ये हमारे को पहला कंडीशन मिला है. उसी तरह तीसरा जो फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स. अब क्योंकि व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो व्हीकल की टेंडेंसी है बाहर की तरफ मूव करने का. जैसा कि आप सब जानते हो, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट के अपोजिट एक्ट करता है. तो क्योंकि व्हीकल की टेंडेंसी बाहर की तरफ जाने की है, फ्रिक्शनल फोर्स की टेंडेंसी अंदर की तरफ. So as you can see, the frictional force is acting along the ground towards the center, and hence it will provide the necessary centripetal force. तो centripetal force frictional force से मिलता है गाड़ी को circular motion perform करने के लिए. So frictional force along the surface, and it is providing the centripetal force for the vehicle to perform circular motion. Also, it helps in avoiding the slipping or skidding of the vehicle. Okay? अब क्योंकि centripetal force इसे frictional force से मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि centripetal force mr omega square is equal to frictional force. वैसे centripetal force का एक और फॉर्मूला है mv square upon r. यहाँ पे m जो है mass of the vehicle है, v जो है velocity with which the vehicle is moving, and r is the radius of curvature of the circular track. Now dividing equation 2 by the previous one, so fs upon n, where n is the normal reaction, equals to mr omega square divided by mg. normal reaction की वैल्यू क्या है mg, equals to mv square by r divided by mg. अब ये दो इक्वेशन को हमने डिवाइड किया. यहां पर आप देख सकते हो कि मास जो है कॉमन है, यहां पर भी मास कॉमन है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे. देयरफॉर आपको fs अपॉन n की वैल्यू मिलेगी r ओमेगा स्क्वायर बाय g, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg. एज v इंक्रीजेस fs इंक्रीजेस. अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है will go on increasing to a certain limit that you call it as the limiting frictional force. तो frictional force जब outward tendency कम रहेगी, यानी कि centrifugal force कम रहेगा, तो frictional force भी कम रहेगा. लेकिन जैसे जैसे frictional centrifugal force बढ़ते जाएगा, यानी कि गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी आउटवर्ड टेंडेंसी बढ़ेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी. लेकिन इट कैन इंक्रीज ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. देयरफॉर fs मैक्स की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस एन. तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या है, म्यू एस इंटू एन, वेयर एन स्टैंड्स फॉर द नॉर्मल रिएक्शन.
Therefore Fs max upon mu upon n is equal to mu s. तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है वो क्या है, mu s. अब पीछे हमने ऑलरेडी देखा है कि F अपॉन n का वैल्यू क्या है, v स्क्वायर अपॉन आर जी. बट अंडर द कंडीशन Fs max v will be equal to v max. तो v स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी इज इक्वल टू म्यू एस मिल रहा है हमको. आर जी को ट्रांसफर किया तो v स्क्वायर मैक्स की वैल्यू म्यू एस आर जी, स्क्वायर रूट लेंगे तो v की वैल्यू हमको मिलेगी रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी. सो ऑन टेकिंग द स्क्वायर रूट वी गेट the v maximum value of v as root of mu s into rg, where mu s is the coefficient of friction, r is the radius of curvature, and g is acceleration due to gravity. Now this expression gives the maximum safest speed with which a vehicle can be driven on a horizontal circular track. अभी इस एक्सप्रेशन में और भी चीजें आप देख सकते हो कि ये जो वेलोसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, यानी गाड़ी के मास पे नहीं डिपेंड करता है. ये किस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, रेडियस पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. ये तीन फैक्टर्स इसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं, ना कि गाड़ी का मास. अभी हम इसी केस में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द वेल ऑफ डेथ या फिर वॉल ऑफ डेथ जिसको बोलते हैं. नॉर्मली हम सर्कस में ऑब्जर्व करते हैं कि बाइक राइडर्स ऐसे वर्टिकल वेल में क्या करते हैं, इस दीवार के ऊपर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, विच इज वेरी रिस्की. क्या हो सकता है कि ये जो बाइक है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे जा सकती. यहां पर जब ये जो रिस्की फोर्स एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर, उसमें ये बंदा जो अपनी बाइक के साथ घूम रहा है वो अपने आप को बैलेंस कैसे करता है, वो दीवार से स्लाइड होके नीचे क्यों नहीं आ रहा है ग्रेविटी की वजह से. तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स वो वेट को बैलेंस करता है. तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वेट से ज्यादा होगी या इक्वल होगा तब तो वो बंदा स्लाइड होके नीचे नहीं गिरेगा. लेकिन अगर कहीं फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये बंदा स्लाइड होकर नीचे गिर सकता है. सो व्हेन द पर्सन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन दिस वेल ऑफ डेथ, एट दैट टाइम द वेट ऑफ द bike and the rider is balanced by the frictional force acting vertically upwards. Right? Again, remember the tendency of the bike is to slide down. Hence, the friction force will be acting vertically upwards. Always remember, the frictional force will act opposite to the direction of tendency of movement of body. Now, let us consider a well of death in which m is the mass of vehicle performing UCM on the vertical cylindrical wall. R is the radius of the cylindrical wall. तो ये जो cylindrical shape आपको well दिख रहा है इसका radius. G acceleration due to gravity and mu s is the coefficient of static friction. Now again if we consider there are three forces acting on this. As you can see the diagram, the first force is the weight mg acting vertically downwards. The second is the frictional force acting vertically upwards, and third is the normal reaction acting horizontally along the radius towards the center. तो इस बॉडी के ऊपर जो कि इसके अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. पहला इसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि वर्टिकली अपवर्ड्स है, और तीसरा जो है वो normal reaction है and it is acting along the radius towards the center. The three forces we have discussed. Again, you can see since it is performing horizontal circular motion, there is no vertical movement. Therefore, the vertical forces balance each other. That means the frictional force will balance the weight. Okay, so Fs balances the weight of the vehicle as there is no vertical movement. So you get the first equation, the frictional force is equal to mg in this case. The normal reaction provides the necessary centripetal force. Okay,
So it is providing the necessary centripetal force for balancing the centrifugal force. तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर सके. अब N इज इक्वल टू अगेन एम आर ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. आप पिछले इक्वेशन में देखे रहोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रीपेटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन वेट बैलेंस कर रहा था वेट को. यहां पर उल्टा हो गया है. नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपेटल फोर्स एंड द वेट इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. खाली बस ये दो चीजें इन्वर्ट हो गई. फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू एन होता है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, यानी इन द रेस्ट ऑफ द कंडीशन फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमेशा इससे कम रहेगी, मैक्स टू मैक्स इसके इक्वल हो सकता है. तो इसका मतलब एफ एस की वैल्यू एम जी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन की हमने ये इक्वेशन लिया एम वी स्क्वायर अपॉन आर. एम और एम दोनों कैंसिल हो जाएंगे. Therefore, G is less than or equal to mu s into v square upon r. Rearranging v square एक तरफ रखे, r को ट्रांसफर किया, mu को ट्रांसफर किया, तो v square is greater than or equal to rg upon mu s. अब क्योंकि v square की वैल्यू इससे हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, rg upon mu s. Taking the square root, v minimum is equal to root of rg upon mu s मिलता है. Okay? तो अंडर द मिनिमम कंडीशन, यानी कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जिसके साथ व्हीकल को मूव करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर से, वो है रूट ऑफ rg अपॉन mu s. अगर गाड़ी की स्पीड इससे कम रहेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो वेट की वजह से बाइक या जो भी गाड़ी है वो स्लाइड होकर नीचे आ जाए, विच इज अ रिस्की सिचुएशन. ओके. बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड रोड. अब आप अच्छे से जानते हो या आपने देखा रहेगा, ऑब्जर्व किया रहेगा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि जब एक साइक्लिस्ट या मोटरसाइकिल वाले पर्सन कर्व्ड रोड पे टर्न लेते हैं तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं. If you must have seen on the racing tracks also, you must have seen that the bikes, while taking a turn on circular roads, they bend inside a little bit. This is to avoid toppling. Otherwise, what will happen due to the centrifugal force? They will be toppled, यानी कि बाहर की तरफ वो गिर जाए. So, let us say m is mass of the cyclist along with the cycle. R is radius of curvature of the road. V is velocity of the cycle with which it is performing horizontal circular motion. Let G be the acceleration due to gravity and theta is the angle made by the cyclist with the vertical. तो ये cyclist कितना अंदर की तरफ बेंड हुआ, वो एंगल क्या है, थीटा. तो ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर और इसके साथ इसका एंगल जो बना है वो है थीटा. सो थीटा इज द एंगल मेड बाय द साइक्लिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल. अब इस साइक्लिस्ट के ऊपर कितने फोर्सेस कर रहे हैं, दो. सबसे पहला तो उसका है वेट mg विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. आप देख सकते हो साइक्लिस्ट का वेट mg एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. एंड द नॉर्मल रिएक्शन which is making an angle theta with the vertical. Since the cyclist is inclined, therefore the normal reaction is also inclined with respect to the vertical. अब इस नॉर्मल रिएक्शन को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. द वर्टिकल कंपोनेंट r cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r sin थीटा. तो हमने ये नॉर्मल रिएक्शन को अपने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, r cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड्स, r sin थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल. r cos थीटा इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द व्हीकल. Therefore, फर्स्ट इक्वेशन जो आपको मिलेगा वो है r cos थीटा इज इक्वल टू mg. ओके, r cos थीटा इज इक्वल टू mg. ये वेट को बैलेंस कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट. उसी तरह जो सेकेंड कंपोनेंट है r sin थीटा, इट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स.
तो r sin theta is equal to mv square upon r. Dividing the two expressions, आपको r sin theta divided by r cos theta is equal to mv square upon r divided by mg. जैसा कि देख सकते हो m and m are common, will get cancelled. R and r are common and again that will get cancelled. So you'll be getting sin upon cos tan theta equals to v square upon rg. As you can see, r and r gets cancelled, common terms. M and m again common terms gets cancelled. Therefore we get sin upon cos, that is equal to tan theta, equals to over here v square upon r into g. Now theta is tan inverse v square upon rg. So this is the angle with which the cyclist should bend, so that it will not be toppled while taking a turn on a curved road. So the cyclist should bend through angle theta is equal to tan inverse v square upon rg. Now if you look at this expression, if the speed is more, then the angle will also be more, since tan is an increasing function. As you increase the speed, the angle will also increase. Similarly, if the radius of curvature is small, that means the sharp turn is there. Radius of curvature is very small, that means the curve is very sharp. Then at that time also theta will increase. Okay, the angle with which the bike should bend with respect to the vertical will depend on the speed and the radius of curvature, but it is not depending on the mass of the cyclist. Okay, so what is the mass of the vehicle is not going to make any difference. It will depend on only two factors, that is the speed and the radius of curvature. Let us consider a third thing, that is the toppling of a vehicle. What happens that when a car is performing circular motion on a horizontal road, and though the frictional force is more than sufficient, sometimes when the vehicle speed is more, the vehicle may topple. ये vehicle के topple होने का reason क्या है, आप ये समझिए. यहां पर इस vehicle का center of mass on the ground नहीं होकर थोड़ा सा ऊपर है. अब एज ए रिजल्ट इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. ये आप देख सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स along the surface towards the center, but centrifugal force is away from the center, and both are equal. Centrifugal force is away from the center. So दो parallel forces equal in magnitude, opposite in direction, and separated by a short distance, hence they form a couple. और इसी couple के वजह से आप समझ सकते हो कि ये जो vehicle है वो topple हो सकता है. तो ये vehicle इस तरह से टॉपल हो सकता है. ओके, और इसका जो इनर टायर है दैट विल लीव द ग्राउंड फर्स्ट. तो इनर टायर विल लीव द ग्राउंड फर्स्ट. जैसा कि हमने देखे इसका टॉपलिंग का रीजन क्या था वो आप समझ सकते हो. तो यहां पर एक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीपेटल फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दोनों एक दूसरे को पैरेलल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस. ऐसे केस में क्या हो सकता है कि ये व्हीकल इस कपल की वजह से, जो ये दो फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, टॉपल हो सकता है और द इनर टायर विल लीव द ग्राउंड फर्स्ट. तो पहले आप ये समझिए कि वो टॉपल क्यों हो सकता है. अब हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है कि एट व्हाट स्पीड द व्हीकल में टॉपल. तो कितने स्पीड पे टॉपल होगा. हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट है और गाड़ी स्किड नहीं होगी. तो यहां पर एजम्पशन क्या लिया जा रहा है, दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर देन सफिशिएंट एंड द व्हीकल इज नॉट गोइंग टू स्किड. तो यहां पर दो फोर्सेस है. पहला mg दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द कार. ओके, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है. v स्पीड ऑफ द कार है. r जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है. 2a distance between the center of the two wheels.
अभी यहाँ पे ये दो व्हील्स आप देख सकते हो, दोनों के बीच के डिस्टेंस को यहाँ पे हमने एज्यूम किया इट इज 2a। h जो है ये हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो ये जो व्हीकल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट हमने एज्यूम किया है कितना, h। r1 नॉर्मल रिएक्शन ऑन द इनर टायर, r2 नॉर्मल रिएक्शन ऑन द आउटर टायर। When the car is moving in circular path, the horizontal frictional force provides the necessary centripetal force. Okay? तो जब व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो F is equal to mv square upon r. For rotational equilibrium, by taking the moment of forces r1, r2 and F about g, अभी total torque acting on the body can be calculated as Fh plus r1a equals to r2a। याद रखना टॉर्क का फॉर्मूला यानी कि कपल का फॉर्मूला क्या है, दो फोर्स में से एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब ये इक्वेशन हमें कहां से मिला, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी ये दो फोर्सेस आपको मैंने बताया यहां पर, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन। ये दो फोर्सेस आप देख सकते हो, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। तो F इंटू H एक फोर्स हो गया, और ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज क्लॉकवाइज। R1 जो है इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, A। तो R1 इंटू A, और इसका भी डायरेक्शन आप देख सकते हो कि ये कैसे रोटेट करेगा व्हीकल को, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दोनों कपल एक डायरेक्शन में। R2 का डायरेक्शन आप देख सकते हो, ये व्हीकल को कैसे रोटेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, तो R2 की वजह से गाड़ी एंटी क्लॉकवाइज में, R1 की वजह से क्लॉकवाइज में। तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू H क्लॉकवाइज, R1 इंटू A क्लॉकवाइज एंड R2 इंटू A एंटी क्लॉकवाइज। आपको समझ में आया होगा ये रिएक्शन हमने कैसे लिया, FH क्लॉकवाइज, R1A क्लॉकवाइज, प्लस दोनों को ऐड कर दिए, सेम डायरेक्शन था, इक्वल टू R2A एंटी क्लॉकवाइज, बैलेंस कर रहा है। तो अगर ये फोर्सेस बैलेंस्ड रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो टोटल टॉर्क विल बी जीरो, हेंस द व्हीकल विल नॉट टॉपल। जब तक ये कंडीशन बैलेंस रहेगा तब तक व्हीकल टॉपल नहीं होगा। एज देयर इज नो वर्टिकल मोशन, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg। तो वर्टिकल फोर्सेस भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, इक्वल टू mg। ये R2 की वैल्यू mg माइनस R1 जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको R1 की वैल्यू मिलता है हाफ m ब्रैकेट g माइनस h v स्क्वायर अपॉन R। R2 इज इक्वल टू mg माइनस R1। इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये मिलता है, और R2 की वैल्यू इसी तरह आपको क्या मिलेगा, हाफ mg प्लस h v स्क्वायर अपॉन R। अब याद कीजिए कि गाड़ी कब तक टॉपल नहीं होगी, जब तक R1 की वैल्यू जीरो नहीं होगी। द मोमेंट R1 इज जीरो, देन व्हीकल्स इनर टायर इज लीविंग, उस समय नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा और वो टॉपलिंग का कंडीशन स्टार्ट होगा। तो जब R1 की वैल्यू जीरो होगी तो समझ जाना कि गाड़ी टॉपल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ R1 एज जीरो, इन दिस केस व्हाट यू विल गेट इज G इज इक्वल टू, ये अगर जीरो लेता हूं तो G इज इक्वल टू एच वी स्क्वायर अपॉन R और G इज इक्वल टू एच वी स्क्वायर अपॉन R। अगेन V स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं, सब ट्रांसफर करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको V की वैल्यू मिलेगा GRA अपॉन H, square root of GRA upon H. This is the maximum velocity with which you can drive without toppling on a curved horizontal road. तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसके साथ हम एक कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पे ड्राइव कर सकते हैं बिना टॉपल।